हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज़ फर्स्ट वीडियो नोट सीरीज यूट्यूब चैनल। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है आपके लिए। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स कहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हो, वीडियोज़ को देख सकते हो। और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज एंजाइम। अब एंजाइम के बारे में सबने सुना है, कुछ तो होता है भाई एंजाइम। बायोकेमिस्ट्री में चलो एंजाइम पढ़ोगे बहुत अलग, जैसे फार्माकोलॉजी पढ़ोगे या बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस प्रोसेसेस देखोगे, वहाँ इन भाई सब का जिक्र ज़रूर आएगा। अब ये क्या है, या तो आप इसको बोलो ये क्या होता है, ये प्रोटीन है कि प्रोटीन से बना है। आप ऐसा बोल सकते हो हमारा ये ऑलमोस्ट, आप बोलोगे ऑलवेज प्रोटीन है। देन आप क्या बोल सकते हो, कैटलिस्ट है, या आप इसको कैसे बताओगे कि क्या है, ये कैटलिस्ट है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को ह्यूमन बीइंग में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से स्पीड अप, जल्दी जल्दी करने में हेल्प करता है। देन क्या करता है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होने वाला है, वहाँ बहुत सारे एसेंशियल फंक्शंस हैं या एसेंशियल प्रोसेसेस हैं, जैसे डाइजेशन है, लिवर फंक्शन है। एक एंजाइम की पर्टिकुलर हम बात नहीं करें, बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो सबका अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करते ही करते हैं। आप इसको ऐसे मान के चलो, ये हमारा क्या है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, बस ये समझ लो, ये हमारा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है। इसका काम है किसी भी स्पेसिफिक रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सेलरेट करना, ठीक है, बिना उसको खाए। मतलब ये कभी कभी कंज्यूम भी कर सकते हैं, कर जाते हैं, ऑलमोस्ट कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कंज्यूम कर लेते हैं, बट एज सच इसका काम वही है। अब देखो, जो हमारे एंजाइम है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, स्पीड अप करते हैं किसी रिएक्शन को। टिपिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, दो सम आरएनए मॉलिक्यूल भी एग्जिबिट करते हैं जिसमें कैटालिटिक प्रॉपर्टीज रहती हैं। एंजाइम्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, हमारे जो एंजाइम्स होते हैं ना किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस में, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन, वहाँ पे एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी ज़रूरत है हमें, ठीक है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंजाइम की, जैसे कुछ स्पेसिफिसिटी है, मतलब आपका एंजाइम हाईली स्पेसिफिक है, हर जगह एक एंजाइम काम नहीं आएगा। जैसे वो होता है ना, आप एक फील्ड में पढ़ रहे हो तो आप हर जगह नहीं जा सकते हो, बायो वाले इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते। इस तरीके से हमारा एंजाइम भी बहुत स्पेसिफिक है, मतलब वो एक ही टाइप की रिएक्शन या रिएक्ट करता है एक सिंगल सबस्ट्रेट से, या तो वो कैटलाइज कर पाएगा सिर्फ एक टाइप के रिएक्शन को। ऐसा नहीं है कि सारी रिएक्शन को बेचारा एक ही एंजाइम ढोए जा रहा है कि भाई मैं ही कैटलाइज करूंगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो कैटलाइज करेगा एक टाइप की रिएक्शन को, या फिर वो रिएक्ट कर सकता है किसी भी सिंगल सबस्ट्रेट से। तो स्पेसिफिसिटी इसलिए होती है क्योंकि हमारे हर एक एंजाइम की स्पेसिफिक, या आप ऐसे बोलो यूनिक एक्टिव साइट होती है जहां पे हमारा सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है। आप ऐसे समझो, ये एक साइट है हमारे एंजाइम की, ठीक है, ये एंजाइम की साइट है, यहाँ पे कोई भी सबस्ट्रेट ऐसे आया और ऐसे करके बाइंड हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर ऐसे ऐसे वाला सबस्ट्रेट है, ये तो बाइंड हो नहीं सकता क्योंकि हमारे जो एंजाइम की साइट है वो ऐसी नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे एंजाइम की स्पेसिफिक साइट क्या है या यूनिक एक्टिव साइट क्या है एंजाइम की, उसके हिसाब से ही सबस्ट्रेट जो है हमारा बाइंड होता है। ऐसा नहीं है चलते फिरते किसी को भी एरे गैरे को फ्रेंड बना लेगा या बाइंड हो जाएगा, नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक है वो। एफिशिएंसी है, आपका एंजाइम है वो धीरे धीरे ना इंक्रीज करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को सिग्निफिकेंटली, क्योंकि भाई कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का काम है रिएक्शन में थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना, तो वो देगा भाई। साथ में बहुत सारे फैक्टर्स भी वर्क करते हैं, ऑफन बाय अ फैक्टर ऑफ मिलियंस। अब दे अचीव दिस बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्शन। मतलब क्या करेगा वो, इसको लोअर कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को जितनी रिक्वायरमेंट थी रिएक्शन के हिसाब से, तो वहाँ एफिशिएंसी है। रेगुलेशन आता है, जैसे आपका एंजाइम एक्टिविटी हो रही है वो कुछ रेगुलेट भी तो होगा, ऐसे ही थोड़ी फालतू में वो रेगुलेट नहीं, उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पीएच, प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर्स, एक्टिवेटर्स चाहिए। तो उसके रेगुलेशन के लिए या एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत सारे फैक्टर्स लगते हैं जो उसको रेगुलेट करने में, एक प्रॉपर रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। आपका कोई भी रेगुलेशन हो रहा है जहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक
प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो एक पर्टिकुलर राइट रेट और टाइम पर होगा किसी भी सेल के अंदर। ऐसे ही नहीं है बिना बात के वो शुरू हो गया, कोई समय है देख के। वो होता है ना कि जब मुंह खोलो तो उल्टा ही बोलो, ऐसा नहीं है भाई, उसका सही समय आने दो, राइट रेट होगा, राइट टाइम होगा, मतलब पूरा प्रोसेस अपना रेगुलेशन सही से करता है वो। देन रीयूजेबिलिटी है, जो आपका एंजाइम है वो किसी भी रिएक्शन को आप ऐसे कह सकते हो किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं कर सकता क्योंकि वो कैटलाइज करता है। बट ऐसे समझो कि वो कैटलाइज है तो वो रिएक्शन को कंज्यूम नहीं कर सकता, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो सकता। बट क्या होता है जब वो एक रिएक्शन करा देता है तो वो उसके बाद क्या होता है, वो फ्री टू गो होते हैं कि भाई जाके तुम दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से जाके एंगेज हो सकते हो। तो ये है, उसने अपना काम किया, उसने जो करना था रिएक्शन के बाद, देन आप उसको, या वो रिएक्शन कह देती है यू आर फ्री टू गो, और जाके दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से कंबाइन कर सकते हो, एंगेज कर सकते हो इस तरीके से। अब देन हाउ एंजाइम वर्क, एग्जैक्टली एंजाइम वर्क कैसे करता है। देखो हमें इतना पता है एंजाइम का फंक्शन कैसे होगा। हमारा एंजाइम भाई जाके कहीं ना कहीं सबस्ट्रेट के पास जाके फॉर्म करता है, कुछ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स। उसी के बेसिस पर ये सारा वर्क चलता है। जैसे एंजाइम फंक्शन करेगा कि वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट से बाइंड करके आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पे केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजरेगा, या एक तरीके से केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा जिससे एक हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें हमारा जो एंजाइम था, जिसमें आफ्टर विच द एंजाइम इज रिलीज अनचेंज। हमारे एंजाइम को कुछ नहीं होने वाला, तो चिंता मत करो कि रिएक्शन में गया है तो बेचारा कहीं लुट पिट के ना आए, कुछ दे के ना आए, ऐसा नहीं है। हमारा एंजाइम पूरा टेक पार्ट करेगा, उसको एक्सलरेट करेगा, कैटलाइज करेगा, बट उसके बाद एंजाइम बिना कुछ लूज किए या बिना कुछ बदले, अनचेंज हुए, वो वहां से अलग हो जाता है। ठीक है, अब जो साइट है जहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम पर, उसको बोलते हैं हम एक्टिव साइट। अगर जैसे हमारा सबस्ट्रेट जाके किसी भी एंजाइम की साइट पे बाइंड होगा तो क्या बोलोगे, उसको एक्टिव साइट बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एंजाइम वर्क करता है। देखो क्या होता है, एंजाइम हमारा बाइंड होता है सबस्ट्रेट पे, जिससे क्या बनाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। देन कैटलाइज होगी एक रिएक्शन जहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट और एंजाइम है वो साथ में आएगा, तो वहाँ पे एक तरीके से क्या रिलीज होगा, प्रोडक्ट। वहीं हमारा वो रिएक्शन एंड हो जाता है, एंड होने के बाद वो उसको छोड़ देता है। ये हो गया। सबसे पहले देखो एक्टिव साइट होती है, ये हमारी एक स्पेशलाइज रीजन है एंजाइम के ऊपर जहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड होना है। आपको पता है हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होगा एंजाइम की उस साइट पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। तो या तो आप इसको बोल सकते हो टिपिकली एक पॉकेट है या ग्रूव है एंजाइम के सरफेस पे, जहाँ पे एंजाइम हमारा अगर देखोगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, एक्टिव साइट है। अब जैसे की लॉक मान के चलो, की लॉक होता है ना, उसमें की एक पर्टिकुलर की ही एंटर कर पाएगी लॉक में, सेम वैसे ही इनका होता है सबस्ट्रेट एंड एंजाइम का। तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स बनता है, हमारा एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड हो गया तो वहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबलाइज करता है कोई भी ट्रांजिशन स्टेट को, और रिड्यूस करता है जो एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन के लिए ज़रूरी है उसको कम कर देगा। देन आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी तो एंजाइम हमारा प्रोडक्ट रिलीज आउट कर देगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट को एक तरीके से रिलीज आउट करने के बाद एंजाइम फ्री टू गो है, तो वो जब फ्री टू गो हो जाता है, क्योंकि भैया उसका काम तो प्रोडक्ट का रिलीज करना था, बनाना था, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, काम किया उसने, अब नाउ ही इज फ्री टू गो। तो वो फ्री है जाने के लिए कि जिससे कि वो नए सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो सके। पहला एक्टिव साइट पे बनना, दोनों का एक साथ आना, एंजाइम का और सबस्ट्रेट का। देन आपके कॉम्प्लेक्स बनना दोनों का, देन कॉम्प्लेक्स के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना। बस इतना ही है, यही एंजाइम का वर्क है, ऐसे ही काम करता है। अब देखो एंजाइम की एक्टिविटी पे फर्क पड़ता है जब कुछ फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि टेम्परेचर। एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है जब हमारा टेम्परेचर एक ऑप्टिमल पॉइंट पे रहता है। साथ ही साथ अगर वो उससे ज़्यादा चला जाए तो हमारा एंजाइम डीनेचर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखनी चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है कहीं ना कहीं वो हमारे एंजाइम को हार्म करने वाला है, वो अपनी एक्टिविटी को लूज कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर विच इज़ अफेक्टिंग द एंजाइम्स एक्टिविटी।
पीएच है, वहाँ पे जो एंजाइम है, हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमल पीएच होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी प्रोवाइड। अब ऐसे ही सोचो कोई इंसान है, उसको ज़्यादा गर्मी में रख दो तो बेचारा पिघल जाएगा, आइसक्रीम ही ले लो उसको पिघल जाएगी, इंसान भी नहीं टिक पाएगा टेम्परेचर में, तो उसकी एक्टिविटी पर अफेक्ट पड़ेगा। सेम एक पर्टिकुलर पीएच एनवायरनमेंट में रखेगा तो वहाँ ज़्यादा एक्टिविटी देगा। आप किसी भी इंसान को नेगेटिव एनवायरनमेंट में रख दो तो नहीं दे पाएगा इतना, वो पहले ही डीमोटिवेट हो जाएगा इतना। तो पीएच के हिसाब से उसकी मैक्सिमम एक तरीके से एक्टिविटी मिल पाएगी। अब डिविएशन आता है पीएच में, तो डिविएशन की वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है और एंजाइम डीनेचर भी हो सकता है हमारा। तो एंजाइम की एक्टिविटी और डीनेचर हमारे टेम्परेचर और पीएच के हिसाब से आप समझ गए। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जैसे जैसे हमारा जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है उस हिसाब से हमारा रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ता है, जब तक कि वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर ना पहुंच जाए। जब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगा, रेट प्लेट्यूज जो हैं वो ऑल एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो बस उसके बाद कुछ नहीं होने वाला, दैट्स ओके कि बस हो गया इतना। तो ये हमारे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब देन आपके इनिबिटर्स एक्टिवेटर्स आते हैं। इनिबिटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। इनिबिट करना, ठीक है, एक्टिवेट मतलब उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देना। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं, वो बाइंड करते हैं एक्टिव साइट पे। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर वो एंजाइम की किसी और साइट पे बाइंड हो जाते हैं जाके। इस तरीके से समझो, इनिबिटर्स हमारे दो हो गए। इनिबिटर्स मतलब रिड्यूस करने वाले, इनिबिट करने वाले उसकी एक्टिविटी, और एक्टिवेटर्स उसकी एक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं एंजाइम की। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। अब देखो बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हमने बात की थी ना, हर एक एंजाइम एक काम नहीं करता, हर एक एंजाइम हर एक रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता। बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं, तो हम उनको 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पर? टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर। जो टाइप ऑफ रिएक्शन वो करते हैं उसके बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले ऑक्सीडो रिडक्टेसेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेसेस, लाइजेस, आइसोमेरेजेस, लाइगेसेस। अब देखो जिसके पीछे भी ये एजेस लग जाता है, ऐसे मान के चलो, तो आप समझ जाओ ये कोई एंजाइम भाई साहब हैं जो भटक रहे हैं। अब ऑक्सीडो रिडक्टेसेस है जिसका काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में कैटलिस्ट की तरह काम करने का। ट्रांसफरेज में क्या करता है, वो फंक्शनल ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर ट्रांसफर करेगा। हाइड्रोलिसिस करेगा, वेरियस बॉन्ड का कैटलाइज करेगा। हाइड्रोलेसिस है तो हाइड्रोलिसिस। लाइजेजेस में लाइज में क्या होता है कि ऐड कर देगा वो एटम को या ग्रुप को डबल बॉन्ड में, या फिर एक डबल बॉन्ड बना देगा किसी भी एटम और ग्रुप को रिमूव करके। आइसोमेरेजेस है, वो रीअरेंजमेंट कर देता है एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर, कैटलाइज करता है, फिर उसके रीअरेंजमेंट कर देगा एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर। लाइगेज है, वो कैटलाइज करता है दो मॉलिक्यूल को ज्वाइन करके, किसके? इनपुट ऑफ एनर्जी, मतलब एटीपी से करता है कि उसके थ्रू। तो ये लाइगेजेस हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के देखो फंक्शंस हैं, उनके टाइप्स ऑफ रिएक्शन में वो टेक पार्ट करते हैं, उसके बेसिस पर इनको डिवाइड किया गया है। अगर एग्जाम्पल में भी आपका आता है एंजाइम के एग्जाम्पल लिखो, ये तो टाइप्स है, एग्जाम्पल में भी आप क्या लिखोगे? यही सब लिखोगे। तो ये ऐसे सारे एग्जाम्पल की तरह भी काम कर सकते हैं आपके टाइप्स ऑफ एंजाइम में। अब इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम, भाई इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम तो यही है ना कि वो आपके किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में एक तरीके से स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं, स्पीड को चलाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारा जो सेल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अब बिना एंजाइम के क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन होगी तो इतनी स्लो हो सकती है कि जो शायद हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए इतना सही नहीं होगा उस हिसाब से। अब देखो जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल या मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, वहाँ हम एंजाइम को यूज़ करते हैं। जैसे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई भी फूड प्रोसेसिंग है, डिजीज़ को डायग्नोज करना है, तो हमारे एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना इनके बहुत ही बेकार है ज़िंदगी, वही है, फीका फीका है, बॉडी भी फीकी है, बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसेसेस भी फीके हैं एंजाइम्स के बिना। अब एंजाइम की प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज भी तो होगी, कुछ तो करते होंगे, कुछ काम होगा इनका।
सबसे पहले कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इसकी, कैटलाइज करता है। आपका कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो उसको एक्सलरेट करने का काम हमारे एंजाइम का है, जो बहुत ज़रूरी है किसी बायोकेमिकल प्रोसेस को जल्दी जल्दी करने में, ठीक है। वहाँ कैटालिटिक एफिशिएंसी है, स्पेसिफिसिटी है कि जब हमारा सबस्ट्रेट कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आएगा वो रिकॉग्नाइज होगा, देन एक उससे फिर बाइंड होगा, फिर एक यूनिक स्ट्रक्चर होगा, उस हिसाब से वो स्पेसिफिक चीज़ के हिसाब से ही हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड होगा, ठीक है। ये हमारे एंजाइम की प्रॉपर्टी है कि वो स्पेसिफिक ही है। देन आपका सैचुरेशन काइनेटिक्स है, जो रिएक्शन रेट है वो बढ़ जाता है जब सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से, जब तक कि हमारा जो एंजाइम है वो सैचुरेशन पॉइंट पर ना पहुंच जाए, ठीक है। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, पीएच, टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, ये हमने देखा था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी में, तो वही चीज़ है। देन रिवर्सिबिलिटी है, रिवर्सिबिलिटी में जो एंजाइम है आपका वो किसी भी रिएक्शन को रिवर्स कर सकता है, रिवर्सिबल है वो रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि वन वे ही है, ये राउंड ट्रिप है इसकी, वापस भी आ सकता है। अब डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है सबस्ट्रेट के ऊपर और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, मतलब जीपीएस का कंट्रोल जो होता है वो इसके सबस्ट्रेट के पास रहता है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के, तो ये रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी भी रखता है, रिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी भी रखता है हमारा एंजाइम। देन रेगुलेशन, अब रेगुलेशन करना है, जैसे एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, कोवेलेंट मॉडिफिकेशंस हैं, तो वहाँ पे उसकी एंजाइम की प्रॉपर्टी वर्क करेगी। अब आपके कोफैक्टर डिपेंडेंसी भी आ जाती है, बहुत सारे एंजाइम को ना नॉन प्रोटीन कोफैक्टर्स चाहिए, जैसे मेटल आयंस हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को एंजाइम होते हैं जो भी टू बी एक्टिव। हर एंजाइम, कभी कभी ऐसा होता है हर एंजाइम एक्टिव नहीं रहता, उसको चाहिए कि भाई आके कोई मुझे धक्का लगाए तब जाके मैं चलूंगा या काम करूंगा, कोई भी कैटलिस्ट का काम करूंगा, तो उसको कोफैक्टर चाहिए। ये डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहता बेचारा, कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं। अब नॉमेनक्लेचर पर आते हैं, नॉमेनक्लेचर एंड IUB MB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम का नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, वही चीज़ है एक नॉमेनक्लेचर, वो तो जल्दी जल्दी में एक चीज़ बताई थी आपको एज के बारे में, ठीक है। टिपिकली आपके जो भी एंजाइम है उसमें सुफिक्स एज होगा, आपके सबस्ट्रेट जो नेम है सबस्ट्रेट का या टाइप ऑफ रिएक्शन है वहाँ उसको ऐड कर दिया जाएगा। अब जो हमारा एंजाइम कभी भी नाम रखा जाता है ना, उसका नाम इसलिए रखा जाता है, वो सिस्टमैटिकली अगर देखा जाए वो रिफ्लेक्ट करता है टाइप ऑफ रिएक्शन में, जो टाइप ऑफ रिएक्शन वो कैटलाइज कर रहे हैं उस पर रखा जाएगा। हमेशा देखना, अगर आपका फॉस्फोडाइएस्ट्रेसेस है तो आगे क्या बन रहा है, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज की जगह फॉस्फेट बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो क्यों? क्योंकि उसका जो नाम है, उसका जो डिस्क्रिप्टिव नेमिंग की गई है सिस्टमैटिक वे में, उस रिएक्शन के बेसिस पर किया है या उस टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर हुआ है। और जो कॉमन नेम है, कुछ एंजाइम के कॉमन नेम होते हैं, वो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते। देखो हर चीज़ हर जगह नहीं फॉलो होती। फॉर एग्जाम्पल आपका सुक्रेज है, सुक्रेज वो एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करता है सुक्रोज का, एंजाइम दैट कैटलाइजेस द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। अब ये सुक्रेज है, हमें पता चल गया कि वो होने वाला है हाइड्रोलिसिस। DNA पॉलीमरेज है, वो एंजाइम जो कैटलाइज करेगा पॉलीमराइजेशन ऑफ DNA स्ट्रैंड को। तो ये एग्जाम्पल है सारा, ठीक है, इजी हो जाता है ना इस हिसाब से, उसके एंजाइम के नेम से बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। अब देन IUB MB क्लासिफिकेशन है, तो जो हमारा एंजाइम कमीशन नंबर होता है ये इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, उन्होंने किया था IUB MB ने। तो उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव या सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन दिया था एंजाइम का उनके रिएक्शन के बेसिस पर जो वो कैटलाइज करते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड ऑन द रिएक्शन दे कैटलाइज, ठीक है। अब 6 मेजर क्लासिफिकेशन हुई थी जो हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ी हैं, बट हमें पता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलिसिस, तो ये सारी 6 क्लासिफिकेशन थी। EC नंबर जो आया था, एंजाइम कमीशन नंबर जो स्ट्रक्चर किया गया था, उसमें 4 पार्ट्स थे। पहला आपका फर्स्ट डिजिट जिसमें मेन क्लास आएगी या आपका टाइप ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। सेकेंड डिजिट में हमारी सब क्लास आती है, तो वहाँ पे टाइप ऑफ सबस्ट्रेट आता है या ग्रुप जो ट्रांसफर हुआ है वो चीज़ आएगी। थर्ड डिजिट आपकी सब क्लास है, सब क्लास
मतलब एक एक ये समझो कि उसकी पोस्ट गिरती जा रही है, मतलब डिक्रीज में जा रही है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिएक्शन आ जाएगी, स्पेसिफिक्स ऑफ द रिएक्शंस आ जाएंगे। 4 डिजिट में सीरियल नंबर आता है एंजाइम का, किसकी, इनिट सब क्लास का। तो ये ईसी नंबर का पैटर्न है कि किस तरीके से फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट सिग्निफाई क्या करती है, क्या बताती है, तो वो हमारा ईसी नंबर स्ट्रक्चर में आता है। फिर 6 मेजर क्लासेस ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो किस तरीके से ईसी नंबर में आते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हमारा EC1 है जो कैटलाइज करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। वहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं वन मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पे। आप ऐसे बोलो रिडक्टेंट से या ऑक्सीडेंट पे ट्रांसफर हो रहे हैं वो। जैसे आपका एग्जाम्पल है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो इसका जो ईसी नंबर है EC1.1.1.1, तो ये क्या हो गया, ये आपका ऑक्सीडो रिडक्टेजेस का नंबर है। ट्रांसफरेजेस में हमारा क्या आता है EC2। अब ट्रांसफरेजेस में ये करता है, कैटलाइज करता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर को एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर। तो जैसे आपका हेक्सोकाइनेज है तो EC2.7.1.1, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा ट्रांसफरेज का नंबर है। सेम हाइड्रोलाइसिस में है, लाइजेस, आइसोमेरेजेस, इनका आपको पता है इनके अंदर क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन है, बट आपका जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से आपको समझ आएगा कि कैसे इनको नंबर किया गया है। अब एग्जाम्पल है कुछ एंजाइम क्लासिफिकेशन का, तो उसमें क्लासिफाई किया जाता है, जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है तो EC1.1.1.1, ठीक है, 1 से ऑक्सीडो रिडक्टेज मेन क्लास हो गई। वहाँ पे हमारी EC1.1 हमारा एक्ट करता है ये CHOH ग्रुप ऑफ डोनर जो सब क्लास है, मतलब ग्रुप ऑफ डोनर और ग्रुप ऑफ एक्सेप्टर नीचे आ जाएगा, जिसमें हमारा NAD+ है और NADP+ है एज एन एक्सेप्टर, जो सब क्लास है, सब क्लास का भी सब क्लास हो जाता है। और हमारा जो 1111 है वो स्पेसिफिक एंजाइम आइडेंटिफायर है, वो इसके थ्रू आपको पता चलेगा कि हाँ भाई EC अगर ये है तो इट मीन्स कि ये हमारा अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है। अब जैसे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है उससे क्या होगा, सबसे पहले तो स्टैंडर्डाइजेशन हो जाता है, एक कंसिस्टेंट वे है नेम करने के लिए। किसी ऐसा समझो ये हमारा नामकरण का प्रोसेस है, नॉमेनक्लेचर काइंड ऑफ, की नाम दे रहे हैं उसको, नेमिंग कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं एंजाइम को कि वो अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फील्ड ऑफ स्टडी। ये तो एटलीस्ट कोई भी पढ़ सकता है, अगर अक्रॉस द वर्ड जाओगे तो उसको अगर EC1.1 है तो बता देगा इजीली कि ये अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है, इसमें लैंग्वेजेस का भी बैरियर नहीं आता। अब जैसे बाइनरी नंबर होता है ना, उस हिसाब से समझो आइडेंटिफिकेट, बाइनरी नंबर मतलब 0 and 1 टाइप का हम कंप्यूटर में देखते हैं ना, या नॉर्मली भी देखते हैं, हमें पता होता है, तो उस हिसाब से आइडेंटिफिकेशन आप इजीली किसी भी एंजाइम के फंक्शन को EC नंबर के हिसाब से आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसका फंक्शन पता कर सकते हो। रिसर्च में बहुत ईजी हो जाता है, अगर किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन में या पूरे डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, वो वैसे पता चल जाती है EC नंबर से। अब देन है हमारा क्या, एंजाइम काइनेटिक्स, जो डिपेंड करता है माइकलिस मेंटन प्लॉट पे, मिकालिस मेंटन प्लॉट पे, तो जिसमें हमारी एंजाइम काइनेटिक है, जहाँ पे अपना एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का रेट हम पढ़ते हैं, क्या स्टडी करते हैं, रेट ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन को, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल या मॉडल था एंजाइम काइनेटिक्स में, जिन्होंने दिया था, या इज द मिकालिस मेंटन मॉडल, जिन्होंने डिस्क्राइब किया था कि जो रिएक्शन रेट है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे और एंजाइम की एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट। दो चीज उन्होंने बताई थी कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है एक उस पर डिपेंड करता है, एक एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए है तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये 2 पॉइंट्स याद रख लेना मिकालिस मेंटन प्लॉट में। अब जो उन्होंने इक्वेशन दी थी वो था कि इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी कितना है, उस हिसाब से जो मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी आया, सबस्ट्रेट है ये दोनों हमारे, देन ये हमारा मिकालिस कांस्टेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारी इक्वेशन थी मिकालिस मेंटन प्लॉट की। फॉर एग्जांपल आपका कोई भी प्लॉट हो, अगर देखा जाए हाइपरबॉलिक कर्व बनाता है कि जो आपके किसी भी रिएक्शन वेलोसिटी और सबस्ट्रेट के बीच में एक रिलेशनशिप बताएगा, वो हाइपरबॉलिक कर्व है। लो अगर आपका सबस्ट्रेट है तो हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाती है लीनियरली। अगर हाई सबस्ट्रेट है एक तरीके से उसका कंसंट्रेशन, तो जो वेलोसिटी है, इनिशियल रिएक्शन वेलोसिटी प्लेट्यू है, वो Vmax पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल प्लॉट आपको ग्राफ में देखने को मिल जाएगा,
देन एंजाइम काइनेटिक्स है जिसमें लाइन वीवर बर्ग प्लॉट था, तो उन्होंने ये बोला था इसको हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोल सकते हैं या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंट जितने काइनेटिक्स पैरामीटर है एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन के लिए वो पता चल जाते हैं। स्पेसिफिकली जो मिचालिस कांस्टेंट था और मैक्सिमम रिएक्शन वेलोसिटी थी तो उसके हिसाब से, तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म किया था लाइन वीवर बर्ग इक्वेशन में। तो उन्होंने ये बोला था डबल रेसिप्रोकल लाइक प्लॉट है जहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो किसके अगेंस्ट जाएगा, सबस्ट्रेट 1/S दैट इज सबस्ट्रेट, जो रेसिप्रोकल है हमारा सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का। बट उन्होंने क्या किया, जस्ट उसको रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया और कुछ नहीं किया उन्होंने। तो वो चेक कर रहे थे, देख रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी एक लीनियर रिलेशनशिप आया था, मतलब जो डिटर्मिनेशन था ना पता करने के लिए Vmax एंड Km को, तो यहाँ से उन्होंने देखा था इससे ग्राफ से। तो जैसे ये आया था y इंटरसेप्ट अगर इक्वल होगा हमारे हाफ रेसिप्रोकल ऑफ Vmax या रेसिप्रोकल ऑफ हमारा मिचालिस कांस्टेंट, और तो हमारा जो स्लोप है y जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है, x हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, तो जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा वो Vmax अपॉन क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा मिचालिस कांस्टेंट रिप्रेजेंट करेगा। अब एडवांटेज ये था कि उससे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास काइनेटिक पैरामीटर्स का एक्सट्रैक्शन आया था, जिसकी वजह से हमें ये पता चला था कि कितना वैल्यूएबल है एंजाइम इनहिबिशन स्टडीज़ के लिए, बहुत ज़रूरी था। फिर उसको कंपेयर भी किया था, ठीक है, बाय कंपेयरिंग चेंजेस इन द प्लॉट स्लोप, उसके स्लोप में किस तरीके से चेंज आया था, एक डिड्यूस कर सकता है इनहिबिशन को जिसकी वजह से अफेक्ट होता है हमारा एंजाइम। एट द एंड उनको क्या देखना था, उन्हें एंजाइम के ही तरीके देखने थे कि किस तरीके से क्या क्या चेंजेस होने हैं। अब जैसे नेक्स्ट हमारा एंजाइम इनहिबिटर्स, तो एंजाइम इनहिबिटर्स वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे एंजाइम से इंटरेक्ट करते हैं कभी भी अगर कोई एक्टिविटी रेगुलेट करना हो उनको एक्टिविटीज़ को, तो उस टाइम तो वो क्या होते हैं हमारे एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स आर द मॉलिक्यूल दैट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम टू रेगुलेट देयर एक्टिविटीज़, मतलब उनको सहारे की ज़रूरत होती है एट द एंड, ये समझो, जिससे कि वो अपना काम कर सकें। अब वो सेलुलर कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट में ज़रूरी है, देन आपका स्पेसिफिक एंजाइमेटिक पाथवेज जिससे डिजीज ट्रीट कर सके वहाँ पर ज़रूरी होता है। इनहिबिटर्स को अगर क्लासीफाई किया जाए तो वो किसके बेसिस पर होता है, जैसे हमारा रिवर्सिबिलिटी है कि देखो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, उसके बेसिस पर होगा, या फिर मोड ऑफ एक्शन के बेसिस पर होगा कि किस तरीके से वो काम करते हैं। आपका जो भी रिवर्सिबल इनहिबिटर है वो टेम्परेली कुछ समय के लिए बाइंड होता है एंजाइम से, ये चीज़ तो हमें पता है कि वो थोड़े समय के लिए एंजाइम से बाइंड हो जाएगा, जिसमें हमारा देखो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का जो मैकेनिज्म है, तो सबसे पहले तो वो सबस्ट्रेट कॉम्पीट कर, मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं ना, ये सबस्ट्रेट के साथ ही कॉम्पिटिशन में लग जाते हैं, कॉम्पिटिट करते हैं कि सबसे पहले जाके कौन एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड होगा, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज है, मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और हमारा सबस्ट्रेट दोनों एक जैसे ही रहते हैं, तो इसलिए उनमें कॉम्पिटिशन होता है कि भाई कौन सा जाके सबसे पहले एक्टिव साइट पे बाइंड हो जाएगा। ओवरकमिंग जो इनहिबिशन होता है तो वो वहाँ पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बनाता है जिसकी वजह से इनहिबिशन कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपका मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट का काम है कोई भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है उसको इनहिबिट करना, ठीक है, इस पर्टिकुलर एंजाइम को इनहिबिट करना, जो हम कैंसर या ऑटो इम्यून डिजीज ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। मेथोट्रेक्सेट के बारे में तो सुना होगा, कैंसर के लिए हम यूज़ करते हैं, मोस्टली ऑटो इम्यून डिजीज हो तब भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ कॉम्पिटिटिव में मतलब समझो सबस्ट्रेट और कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बीच में एक तरीके से कॉम्पिटिशन होने वाला है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वो जाके एलोस्टेरिक साइड से जाके बाइंड हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या करना है उसका, एक तरीके से वो कॉन्फर्मेशनल चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे एंजाइम का फंक्शन कम हो सकता है। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनको जाके पर्टिकुलर अच्छा जगह खाली है या एलोस्टेरिक साइड पे, हम चलो वहीं जाके बाइंड हो जाते हैं और हमें करना ही क्या है, एंजाइम के फंक्शन कम करने हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, तो वो आराम से वो कर लेते हैं। जैसे एलोप्यूरिनॉल है तो वो एग्जिबिट करता है किसी भी जेंदिन ऑक्सीडेज को, जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होना है उसको कम कर देता है, ग्राउट को ट्रीट करने के लिए, किडनी स्टोन को बचाने के लिए, तो ये हमारा बहुत अच्छा है। अनकॉम्पिटिटिव भी आता है, वो एंजाइम
मतलब एक्सक्लूसिवली जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ना, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, वहाँ जाके बाइंड कर देता है, प्रिवेंटिंग प्रोडक्ट रिलीज। वो ये करता है कि प्रोडक्ट रिलीज ना हो, क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मतलब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट रिलीज होगा, बस उसको ये रोकना है कि प्रोडक्ट रिलीज ना हो। लिथियम आयन है तो वो आयनोस्टॉल मोनोफॉस्फेटेज को इनहिबिट करता है, जो बाइपोलर डिसऑर्डर है उसको मैनेज करने में हम यूज करते हैं लिथियम आयंस को। तो ये हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है कि भैया उसे कंपटीशन नहीं करना, वो क्या कहता है लास्ट को रोक दूंगा मैं, बस बाइंड करके मैं लास्ट की चीज जो लास्ट प्रोसेस है उसको खत्म कर दूंगा, बस इतना सा है उसका। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन इनहिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल में वो जाके कोवेलेंटली बाइंड हो जाते हैं एंजाइम से, जिसकी वजह से वो परमानेंट डीएक्टिवेशन कर देते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उसको वापस नहीं जाना, उन्हें क्या परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दो, डीएक्टिवेट कर दो। तो जैसे हमारा आपको देखने को मिलेगा क्रिटिकली अमाइनो एसिड जो एक्टिव साइट में है वहाँ टारगेट होते हैं। आपका जो एस्प्रिन है वो इरिवर्सिबली स्कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करता है, साइक्लोऑक्सीजनेज है ना, साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, जहाँ पे हमारा एक सेरीन रेजिड्यू है, स्टाइलेटिंग जो सेरीन रेजिड्यू है वहाँ। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स। तो ये सारी चीज़ें क्या काम करती हैं, रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है, परमानेंट डीएक्टिवेशन हो जाएगा अगर वहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिटर यूज़ किया हमने तो। देन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम, किस तरीके से एंजाइम का रेगुलेशन होगा। जो एंजाइम है वो किसी एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म या बहुत तरीके के मैकेनिज्म से रेगुलेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक प्रॉपर बायोकेमिकल रिएक्शन होगा। और वो भी बायोकेमिकल रिएक्शन तब होगा जब उसका एक एप्रोप्रिएट टाइम आएगा, एक रेट होगा सेल के अंदर, सब कुछ तो सेल के अंदर ही चल रहा है ना, सेल के अंदर भी उसका एक पर्टिकुलर टाइम होगा, एक पर्टिकुलर रेट होगा, उस हिसाब से काम करता है। तो ये हमारा रेगुलेशन एंजाइम ऐसे ही नहीं है बिना बात के कि चलो भाई कुछ नहीं है तो चलो थोड़ा सा बायोकेमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर लेते हैं, नहीं, कोई मैकेनिज्म देख लेते हैं, नहीं। रेगुलेशन एक पर्टिकुलर, हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ का एक जगह होती है। ऐसा सुना है ना सबने, कोई कहता है कि यार देख के तो बोला करो, समझ के बोला करो, हर चीज़ की, हर बात की एक जगह होती है। इस हिसाब से इसका भी एक एप्रोप्रिएट टाइम है, एक रेट है सेल के अंदर की जब वो बायोकेमिकल रिएक्शन होना है। अब 3 प्राइमरी मेथड्स हैं एंजाइम रेगुलेशन के, जिसमें हमारा एंजाइम इंडक्शन, रिप्रेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। सबसे पहले एंजाइम इंडक्शन और रिप्रेशन को देखेंगे। एंजाइम इंडक्शन जो हमारा प्रोसेस है जहाँ पे सिंथेसिस होता है किसी भी एंजाइम का, वो रिस्पॉन्स, जो एंजाइम है वो इंक्रीज कर देता है रिस्पॉन्स को। एंजाइम इंडक्शन में ये होता है कि हमारा कोई भी एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है तो वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आ गया है या कोई मॉलिक्यूल आ गया है दूसरा, सिर्फ उसकी वजह से एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाएगा। अब मैकेनिज्म की अगर बात करें तो हमारा जो एक सबस्ट्रेट है या कोई इंड्यूसर मॉलिक्यूल अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन, जो स्पेसिफिक जीन कोडिंग एंजाइम के लिए था ना, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लैक ऑपरिन इन ई कोलाई, तो ये क्या हो गया, एंजाइम इंडक्शन, मैकेनिज्म और डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट है इंड्यूसर। इंड्यूसर क्या होगा, आपका लैक्टोज या लैक्टोज हो जाएगा। अब मैकेनिज्म में जो भी प्रेजेंस है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जो लैक रिप्रेसर है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्ट करता है जीन को, किसके लिए, लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग एंजाइम के लिए करता है। देन आपका एंजाइम रिप्रेशन है, तो रिप्रेशन में ये होता है कि जो प्रोसेस है जहाँ पे एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है, देखो इंडक्शन में क्या होगा, वो एंजाइम का जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाता है, बट रिप्रेशन में प्रोसेस जिस प्रोसेस में हमारे एंजाइम का सिंथेसिस हो रहा है तो वो किसी भी स्पेसिफिक एंड प्रोडक्ट या मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में उसका सिंथेसिस कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाता है। आपका जो एंड प्रोडक्ट होगा मेटाबॉलिक पाथवे का, वो एक्ट करता है एज अ रिप्रेसर, जिसकी वजह से वो बाइंड होता है, हमारा जो बाइंडिंग है वो रेगुलेटरी प्रोटीन है, देन इनहिबिट करता है किसी भी जीन ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के लिए। देन फॉर एग्जांपल टीआरपी ऑपरिन इन ई कोलाई, जिसे रिप्रेसर हमारा ट्रिप्टोफैन हो गया, ठीक है, जैसे ट्रिप्टोफैन अगर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है
तो वो क्या करेगा, वो बाइंड हो जाता है टीआरपी रिप्रेसर से। अब जो एक्टिवेटिंग है, अब जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर बाइंड होगा ऑपरेटर रीजन से तो ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करेगा, और जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था एक तरीके से ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस एंजाइम, तो वो नहीं होगा। तो क्या हो गया यहाँ, रिप्रेशन मतलब डिक्रीमेंट हो गया, कुछ ना कुछ डिक्रीज हुआ है, हमारे एंजाइम का सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज होने को मिला है, देखना मिला है हमें। एलोस्टेरिक रेगुलेशन है, रेगुलेशन कोई भी एंजाइम की एक्टिविटी है वो बाइंड होके एक इफेक्टर मॉलिक्यूल से, या आप ऐसा समझो, हमें ये पता है ना कि हमारा एंजाइम है उसकी एक एक्टिव साइट है, यहाँ पे जाके हमारा एक्टिव साइट पे अगर कोई सबस्ट्रेट बाइंड होता है तो वो पर्टिकुलर एक रिएक्शन देगा, बट इसकी एक एलोस्टेरिक साइट भी होती है, इस साइट पे ना जाके वो एंजाइम की इस पर्टिकुलर दूसरी साइट पे या एलोस्टेरिक साइट पे जाके बाइंड होता है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं दूसरी साइट पे बाइंड हो जाता है, तो उसको हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ एन एंजाइम्स एक्टिविटी थ्रू द बाइंडिंग ऑफ एन इफेक्टर मॉलिक्यूल एट अ साइट अदर देन द एंजाइम्स एक्टिव साइट, ये है, बस वो एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं बाइंड होने वाला, वो किसी दूसरी साइट पे बाइंड हो रहा है, उस दूसरी साइट को हम एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अब जैसे एलोस्टेरिक इफेक्टर है, वो आपका एक्टिवेटर भी हो सकता है, इनहिबिटर्स भी हो सकता है, डिपेंड करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्टिवेट ही करेगा या इनहिबिट ही करेगा, वो दोनों काम कर सकता है। तो जो बाइंडिंग होगा इफेक्टर का वो इंड्यूस कर सकता है कोई भी कॉन्फर्मेशनल चेंज हमारे एंजाइम में, और जब वो करता है उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। सबसे पहले एलोस्टेरिक एक्टिवेशन एंड देन नेक्स्ट है हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन, क्योंकि वो एक्टिवेट भी करता है इनएक्टिवेट भी करता है, दोनों काम है एक्टिवेशन और इनहिबिशन का। अब जैसे हमारा एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बाइंड्स है तो वो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करेगा और एक कॉन्फर्मेशनल चेंज लाएगा जिसकी वजह से हमारे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। एक्टिवेशन मतलब हमारे एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ने वाली है जब एक कॉन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस हुआ है तो। अब जैसे एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट है, वो हमारा एक्टिवेटर है किसका, ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज का। अब आपका AMP है वो बाइंड होता है किसी भी एक्टिवेट ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज से, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन में एनहांसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें वो कैसे ग्लाइकोजन से कब ब्रेकडाउन होके क्या बनता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनता है। देन आपका एलोस्टेरिक इनहिबिशन है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन में ये होता है कि एक एलोस्टेरिक इनहिबिटर है वो बाइंड करता है एलोस्टेरिक साइट पे जहाँ पे कॉन्फर्मेशनल चेंज देखने को मिलेगा बट एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बस इतना सा है। इनहिबिशन में हमारे एंजाइम की एक्टिविटी क्या होने वाली है और उसमें एक्टिवेशन में क्या होने वाली है, मतलब दोनों में पता है एक्टिवेट होना है, एक में नहीं होना है, इनहिबिट होना है। इनहिबिट से मतलब खत्म नहीं होना, बंद नहीं होना, बट डिक्रीज हो जाएगा। आपका ATP इनहिबिटर है किसका, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 का, ठीक है। अगर आपका हाई लेवल ATP का बाइंड करता है किसी भी एलोस्टेरिक साइट PFK1 से तो उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा और जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है हमारा वो भी धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन है। देन कोएंजाइम, ये तो हमने बात की थी अपने सारे किसकी, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम की। अब इसमें ही हमारा कोएंजाइम है। अब जो कोएंजाइम है या स्ट्रक्चर और बायोकेमिकल फंक्शन क्या होता है, कोएंजाइम्स हमारे छोटे होते हैं। कोएंजाइम हमने देखा था ना कि एक डिपेंडेंस है, एंजाइम को अगर को डिपेंडेंसी चाहिए तो कहाँ जाता है, कोएंजाइम के पास जाता है। अब हमारा कोएंजाइम बहुत छोटा रहता है, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारे एंजाइम से बाइंड करता है कुछ पर्टिकुलर कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए जरूरी जो है वहाँ हमारा कोएंजाइम होना जरूरी है। और हमारे कोएंजाइम जो होते हैं वो विटामिन से होंगे और वो एज अ केमिकल ग्रुप या कैरियर की तरह काम करते हैं, जहाँ पे केमिकल ग्रुप्स या कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाले। तो ये हमारे कोएंजाइम हो गए। स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा NAD+ है, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। अब कुछ स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का दिखता है जहाँ पे हमारे 2 न्यूक्लियोटाइड हैं। ये क्या है हमारे, एक तो 2 न्यूक्लियोटाइड आ गए, एक तो हमारा एडेनिन है, एक निकोटिनामाइड है जो ज्वाइन किया गया है। दोनों कैसे ज्वाइन हुए हैं, फॉस्फेट ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं। राइबोज शुगर तो है ही। देखो एक स्ट्रक्चर याद कर लो, बहुत इजी पड़ेगा अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता हो। एक तो आपका न्यूक्लियोटाइड ग्रुप कैसा होता है वो पता होना चाहिए हमें, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारा राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर 5 कार्बन
से कैसे बनता है, वो दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़, हमारे जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं वो किस तरीके से अटैच हुए हैं, कितने नंबर्स में अटैच हुए हैं, उसी के बेसिस पर आपका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कि वो है बेचारे याद कर रहे हैं, नहीं याद करना। राइबोज है, न्यूक्लियोटाइड है, दो ग्रुप साथ में फॉस्फेट से अटैच हैं, ज्वाइन किए गए हैं उस ग्रुप से। अब फंक्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है रिडॉक्स रिएक्शन में, देन आपका NAD प्लस NADH सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ये आपको एक चेंज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट है हमारा FAD, जो फ्लेविन एडाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। अब जो राइबोफ्लेविन है वो बाइंड करता है एक हमारे न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, हमारा यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होता है। इन्होंने क्या बोला, डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनिन के साथ, हमारा डाइन्यूक्लियोटाइड एडेनिन एंड फ्लेविन, तो ये आ जाएगा। राइबोफ्लेविन को एक तरीके से हम उसको बाइंड कर देते हैं अपने एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड से। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है जिसमें FAD2 होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। ये आपने देखा था जब हमने सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ी थी, तो वहाँ पर था। अब कोएंजाइम A, अब एसिटाइल कोएंजाइम के ए के बारे में हमने पढ़ा ही है, ऑलमोस्ट सुना होगा, आप पढ़ के आए हो सेकेंड यूनिट में, इफ़ यू रिमेंबर सिट्रिक एसिड साइकिल, तो वहाँ पर था। तो ये हमारा पेंटोथेनिक एसिड सिस्टेमाइन ग्रुप एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। तो आप ये मान के चलो, ये जो हमारा एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है ये अटैच होना ज़रूरी है, जो हमारे क्या है अलग है, ये राइबोज और ये साथ में फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारे अलग से 2-3 ग्रुप और जुड़े हैं। ठीक है, तो हमारा पेंटोथेनिक एसिड जुड़ा है, सिस्टेमाइन ग्रुप जुड़ा है। अब इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है एसाइल ग्रुप का। आपका कोई भी एग्जाम्पल है, एसिटाइल कोएंजाइम A है जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल में, तो वहाँ पे कोएंजाइम A का आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये एंजाइम वहाँ पे देखा ही होगा आपने, इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अब थायमीन पायरोफॉस्फेट है, तो उसका स्ट्रक्चर थायाजोल और पिरिमिडिन रिंग में 2 फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये हमारे रिंग हो गए, यहाँ 2 फॉस्फेट ग्रुप लग गए। अब डी कार्बोक्सिलेशन अगर अल्फा कीटो एसिड का होगा तो वो इसकी वजह से होगा, TPP की वजह से। अब जैसे पायरुवेट से हमारा एसिटाइल कोएंजाइम A है, क्योंकि हमें पता है 3 साइकिल जो सेलुलर रेस्पिरेशन में आने वाली हैं वो एक साथ ही काम करती हैं, अलग अलग नहीं करती। उनके कंपाउंड्स कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे में मिल ही जाएंगे, कि ग्लाइकोलिसिस हुआ, देन ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, तो मतलब ये वो हो सब इसी में ही है। ठीक है, अब हमारा पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है, तो उसमें हमारा क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, पायरिडिन रिंग है और फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, ये अटैच हो जाएगा। अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन है, अमाइनो ट्रांसफरेज इन द एमिनेशन रिएक्शन, वहाँ उसका एग्जाम्पल हम आपको देखने को मिलेगा। अब बायोटिन की बात करते हैं। बायोटिन हमारा एक ऐसा बायसाइक्लिक मॉलिक्यूल है जिसमें यूरिडो और टेट्रा हाइड्रोथाइफीन रिंग आता है। ठीक है, जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को देखना। देन आपके सारे जितने एसिटाइल कोएंजाइम A हैं, तो कार्बोक्सिलेज है फैटी एसिड सिंथेसिस में। देन आपका टेट्रा हाइड्रोफोलेट है, टेट्रा हाइड्रोफोलेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पिट्रिडिन रिंग है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड है एंड ग्लूटामिक एसिड है। तो वो क्या करता है, एक कार्बन यूनिट को ट्रांसफर करता है। फॉर एग्जाम्पल आपका न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में। चलो, ये सारे तो जितने स्ट्रक्चर थे हमने देख लिए, एप्लीकेशंस और किस तरीके से। अब बायोकेमिकल फंक्शंस पर आते हैं। बायोकेमिकल फंक्शंस में जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, ग्रुप का ट्रांसफर होना, कार्बोक्सिलेशन डी कार्बोक्सिलेशन होना, 1 कार्बन का ट्रांसफर होना, या अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म, तो ये सब चीज़ें कैसे होंगी, ये हमारी बायोकेमिकल फंक्शन के टाइम में देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है मेटाबॉलिक पाथवे की या सेलुलर हेल्थ में, तो आपका ये जो कोएंजाइम है ये मेक श्योर करता है कि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली हो पाएँ। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो, इसको मूव करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट था थेराप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम एंड आइसो एंजाइम। अब उनकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे जो एंजाइम आइसो एंजाइम है, सबसे पहले एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या देखने को मिलेगा, इसका पर्पस क्या है, अगर कोई भी या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के टाइम पर
कोई भी इनहिबिट किया है, कोई एंजाइम जो डेफिशिएंट है या माल फंक्शनिंग है एंजाइम का, तो उसको कॉम्पेंसेट करता है हमारा दूसरा एंजाइम। मतलब वो होता है ना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है, सेम ऐसा ही हमारा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी है। फॉर एग्जाम्पल गौशर डिजीज़ है, फेब्री डिजीज़, पॉम्पे डिजीज़, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि किसी पर्टिकुलर एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से, माल फंक्शनिंग की वजह से ये डिजीज़ कॉज होती हैं। अब सेकेंड है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी में कोई भी ब्लड क्लॉट है किसी भी कंडीशन में, जैसे MI है या P है या मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या इस्केमिक स्ट्रोक आया है, तो वहाँ पे हमें ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करना है। तो कौन सी थेरेपी यूज़ करोगे आप? थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को यूज़ करके किया जाता है। एंजाइम कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? उस ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व कर सकते हो। अब जैसे स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम होता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में, वो प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है किसमें? प्लाज्मिन में, जो ब्रेक डाउन करेगा या जो वो क्लॉट फॉर्म हुआ है ना फिब्रिन क्लॉट, उसको तोड़ने का काम करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। अब यूरोकाइनेज है, वो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट कर देता है प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। तो ये सारा हमारा कोएगुलेशन के टाइम पे जो हम देखते हैं ना फैक्टर्स कैसे चेंज होते हैं, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम यूज़ करके उस पर्टिकुलर ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसको कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ और कंडीशंस ना हो। ठीक है। कैंसर थेरेपी है, कैंसर थेरेपी में हमारा एस्पायरेजिनेज है जो ट्रीट करता है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया को, इसको ट्रीट करने के लिए। देन डाइजेस्टिव एड्स में जो डाइजेस्टिव हेल्प्स मिलती हैं, वहाँ पे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आते हैं, सच एज जैसे आपका पेनक्रेलाइपेज है, एक लाइपेज, एमाइलेज, प्रोटीएज, इन 3 चीज़ों का मिक्सचर है। उसको हम उन पेशेंट्स में देते हैं या उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिनमें पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, जहाँ पे वो नहीं प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे इनको देकर एंजाइम को यूज़ करके डाइजेशन में हेल्प आउट होता है, हेल्प कर दिया जाता है। लैक्टोज सप्लीमेंट्स हैं, एंटी इन्फ्लामेटोरी एजेंट्स हैं, वूंड डेप्रिमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गाउट्स, एंजाइम थेरेपी। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके थेराप्यूटिक एंजाइम्स बोल लो आप, ठीक है। अब देन डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन एंजाइम और आइसो एंजाइम की क्या होगी? जो जैसे आपके बायोमार्कर्स हैं फॉर टिश्यू डैमेज के लिए, हमारा क्रेटिनिन काइनेज आइसो एंजाइम है, वो पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, उसका क्लिनिकल यूज़ ये आ जाता है। अब CKMB है, वो प्रीडोमिनेंटली आपको कहाँ मिलेगा? कार्डियक मसल में, तो वो एलिवेट करता है एक लेवल जिसकी वजह से क्या इंडिकेट होता है? MI इंडिकेट होता है। CKMM है जो स्केलेटल मसल में होगा, जिसकी वजह से मसल डैमेज में एक तरीके से इंक्रीज लेवल सजेस्ट करेगा मसल डैमेज का। तो ये सारे बायो मार्कर्स हैं फॉर टिश्यू डैमेज, मतलब डायग्नोज करने के लिए, पता करने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम और आइसो एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आइसो एंजाइम है, कोई भी स्पेसिफिक टिश्यू है उससे एसोसिएट करता है। देन क्लिनिकल यूजेस हैं वहाँ पे। आपका ALP आइसो एंजाइम है जो बोन और लिवर आइसो एंजाइम के टाइम पर वर्क करता है। पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, एमाइलेज, लाइपेज, इसको डायग्नोज, मतलब डिफरेंट एंजाइम्स को यूज़ करके डायग्नोज किया जा सकता है और करते भी हैं। एलाइजा है, ये तो सबने सुना है, बहुत कॉमन है। अगर कोई भी स्पेसिफिक एंटीजन या एंटीबॉडीज को सैंपल में पता करना है तो हम यूज़ करते हैं कि एंजाइम को एज अ लेबल, कि वो बता सके, किसी इन्फेक्शन को डायग्नोज करना है, एलर्जीज को, हॉर्मोन्स लेवल को देखना है। ग्लूकोज मॉनिटरिंग है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ये सारे हमारे डायग्नोस्टिक हैं कि हम जिससे डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन है किसकी? एंजाइम्स एंड आइसो एंजाइम की। अब आपका सिग्निफिकेंस ऑफ आइसो एंजाइम इन डायग्नोसिस। अब जो आइसो एंजाइम है उसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखो, एक तो टिश्यू स्पेसिफिसिटी होती है। हमारा आइसो एंजाइम क्लिनिशियंस को ये अलाउ करता है कि वो एक पिन पॉइंट कर सकें या सोर्स कर सकें एंजाइम एलिवेशन का, जो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक टिश्यू एक्सप्रेस करता है डिफरेंट, मतलब वो एक डिफरेंट टिश्यूज एक्सप्रेस होंगे डिफरेंट आइसो एंजाइम से। जैसे हमारा एंजाइम होता है ना, वो एक ही एंजाइम हर जगह हर रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, सेम वैसा ही आइसो एंजाइम का है। डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी आती है जिसमें आपका जो भी स्पेसिफिक आइसो एंजाइम है वो एक्यूरेसी बढ़ाता है किसी भी ऑर्गन या स्पेसिफिक डैमेज या डिजीज़ की। वो
बता देगा, स्पेसिफिक मेजर कर सकता है। टेम्पोरल पैटर्न्स हैं आइसो एंजाइम के, तो ये सारे सिग्निफिकेंस है आइसो एंजाइम के डायग्नोसिस के टाइम पे। ओके, तो आज की क्लास में हमें यही डिस्कस करना था। इम्पॉर्टेंटली हमारा क्या था, एंजाइम के बारे में, हमें एंजाइम्स के बारे में पता करना था, उसका इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, नॉमेनक्लेचर, इनिबिशन, रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें हमने एज सच इसमें कवर कर चुके हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर।